तो आज अपना टॉपिक है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ एंगुलर मोमेंटम। और यहाँ पर देखो बेटा, मैंने एक एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस कंसिडर किया है, और एक्स वाई प्लेन में हमने ऐसा लेट किया है कि एक पार्टिकल रोटेट करता हुआ जा रहा है। पार्टिकल यहाँ से P आया, P से Q गया, और Q से ऐसे पार्टिकल रोटेट करते हुए एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे जा रहा है। मान लेते हैं कि R इज द पोजीशन वेक्टर एट टाइम t। थोड़ी देर के बाद वो Q पोजीशन पे पहुंच गया है, जिसका पोजीशन वेक्टर R प्लस डेल्टा R है। तो जो PQ डिस्प्लेसमेंट हुई है, डेट डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू हम यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो द displacement of the particle in small time delta t will be is क्या है मेरे पास, that is my PQ वेक्टर। और PQ वेक्टर क्या हो जाएगा, R प्लस डेल्टा R वेक्टर माइनस R वेक्टर। तो यहाँ से PQ वेक्टर की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास, दिस विल बी माय R वेक्टर। PQ वेक्टर की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास, R वेक्टर हो जाएगी। ठीक है, अब वेलोसिटी की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर पार्टिकल की वेलोसिटी P पॉइंट पे V थी, तो इतना डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए R वेक्टर को हम वेलोसिटी वेक्टर के टर्म्स में भी लिख सकते हैं। ठीक है, नाउ if v vector is the velocity of particle at point P then the small displacement आप सबको पता है बेटा, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है। तो मैं लिख सकता हूं कि डेल्टा आर वेक्टर दिस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू डेल्टा टी। आर को मैंने दूसरे के टर्म्स में लिख लिया। ठीक है, तो ये आर वेक्टर मेरे पास आ गया। अब यहाँ पे अगर मैं इसको पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के थ्रू कुछ यूज करना चाहूं, तो एक ठीक इसके पैरेलल मैं यहाँ पर एक वेक्टर बनाना चाहता हूं। तो एक ये PQ के पैरेलल यहाँ पे एक वेक्टर बना लो। ये मैंने एक PQ के पैरेलल यहाँ पे वेक्टर बना लिया। से दिस इज OR वेक्टर, और इसी RQ को आप इधर भी ज्वाइन कर दो। ये दोनों एक दूसरे से पैरेलल होंगे साइड्स, एंड सिमिलरली ये दोनों साइड्स भी एक दूसरे से पैरेलल होगा। यहाँ पे ये एक पैरेललोग्राम बन गया। अगर पैरेललोग्राम आपने बना लिया है, तो पैरेललोग्राम के दोनों साइड्स आपस में इक्वल होते हैं। थोड़ा सा टिल्टेड लग रहा है देखने में, बट ये एक पैरेललोग्राम। ठीक है, नाउ इन द पैरेललोग्राम क्या बना, पैरेललोग्राम OPQR। इन द पैरेललोग्राम OPQR क्या लिख सकते हैं बेटा हम, OR वेक्टर इज इक्वल टू PQ वेक्टर इज इक्वल टू डेल्टा आर वेक्टर। देखो तो बेटा ये ठीक है बात, ये देखो थोड़ा छोटा कर देता हूँ डायग्राम से। देखो क्या PQ वेक्टर और OR वेक्टर दोनों डेल्टा आर वेक्टर के इक्वल होगा बेटा? सर फिर यहाँ पे PQ इज इक्वल टू डेल्टा आर नहीं आना चाहिए? PQ इज इक्वल टू डेल्टा आर, तो हाँ जी बेटा, वहां मेरे से लिखने में मिस्टेक हो गई है, ये डेल्टा आर ही है बेटा। ठीक है, तो इन पैरेललोग्राम वेक्टर OPQR OR इज इक्वल टू PQ इज इक्वल टू डेल्टा आर वेक्टर है। ठीक है, तो अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकाल। देखो बाकी लोग ध्यान नहीं दे रहे हो, मैंने एक सिली सी मिस्टेक कर रखी थी, तुम लोगों ने किसी ने नोटिस नहीं किया।
एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है बेटा? साइड्स को मल्टीप्लाई कर दोगे। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम कौन सा? वही ओ पी क्यू आर। ये क्या हो जाएगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम? आर वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा आर वेक्टर, है ना? अच्छा ये देखो, ये जो पैरेललोग्राम है ये हाफ ऑफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल नहीं हो जाएगा? इस पैरेललोग्राम में देखो एक ट्राइंगल है OPQ, तो वो हाफ ऑफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल हो सकता है। तो मैं लिख सकता हूं कि देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल OPQ, नाउ द एरिया ऑफ ट्राइंगल OPQ, देखो यहाँ पे ट्राइंगल OPQ कौन सा बना बेटा? ये बहुत ही क्लियर दिख रहा है, दिस इज OPQ। और इधर दूसरा ट्राइंगल है, इसका हाफ होगा ये, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल OPQ विल बी हाफ इंटू आर वेक्टर इंटू डेल्टा आर वेक्टर। देखो तो सही है बेटा? यहां तक देखो ठीक है? ओके। अब आप सबको पता है कि आर इंटू डेल्टा आर वेक्टर जो है, आर इंटू डेल्टा आर वेक्टर, आर और डेल्टा आर को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो जो भी वेक्टर आपको मिलेगा वो इन दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर ही होगा, है ना? सो जो एरिया वेक्टर विल बी परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर। तो यहां कहीं पे मुझे एरिया वेक्टर मिले, क्योंकि ये दोनों कौन से प्लेन में था? XY प्लेन में। तो Z पे मुझे मिलेगा मेरा एरिया डेल्टा ए वेक्टर। अब सबको ये बात पता है, इसमें बिल्कुल भी कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि अगर किसी भी दो वेक्टर को आप मल्टीप्लाई करो तो जो थर्ड वेक्टर मिलता है इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ठीक है? सो द डेल्टा ए वेक्टर, और इसको हम कैसे निकालते हैं? राइट हैंड थंब रूल से, इज हाफ इंटू आर वेक्टर क्रॉस डेल्टा आर वेक्टर। और इसी चीज को हम क्या लिख सकते हैं? हाफ इंटू आर क्रॉस डेल्टा आर वेक्टर की मैंने वैल्यू निकाली थी वेलोसिटी के टर्म में, v इंटू डेल्टा टी, तो मैं वहां इसको सब्सटीट्यूट कर दे रहा हूं, दिस इज v इंटू डेल्टा टी। ठीक है? तो ये एक इक्वेशन बना के मैं यहाँ पे रख लेता हूं। नाउ अब इसको लीनियर मोमेंटम के टर्म में एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हैं। नाउ if p vector is the linear momentum of particle, is the linear momentum of particle, then अगर p मेरे पास लीनियर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल होगा तो मैं p वेक्टर को क्या लिख सकता हूं? मास इंटू वेलोसिटी। सिमिलरली यहां से मैं वेलोसिटी वेक्टर को क्या लिख सकता हूं? लीनियर मोमेंटम अपॉन मास। ठीक है? अब ऊपर वाली इक्वेशन में, एरिया वाली इक्वेशन में मैं वेलोसिटी को सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। देखना जरा क्या बनेगा फिर से इक्वेशन, डेल्टा ए वेक्टर इज इक्वल टू हाफ इंटू आर वेक्टर इंटू वी के जगह पर p बाय एम इंटू डेल्टा टी। ठीक है? p बाय एम इंटू डेल्टा टी। और अब मैं इसको क्या लिख सकता हूं? अगर एरिया पर यूनिट टाइम लिखना शुरू करूंगा तो डेल्टा ए बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू हाफ इंटू आर क्रॉस p बाय एम। देखो तो ये क्वेश्चन बनेगा। मैं एरिया सर्ट पर यूनिट टाइम लिख रहा हूं, m भी कांस्टेंट है, m को भी मैं इधर आगे ले जाके लिख देता हूं। तो r क्रॉस p आप सबको पता है क्या बनता है बेटा? वी नो डेट r क्रॉस p, कल ही हमने सीखा है। r क्रॉस p क्या होता है बेटा? l इज माय एंगुलर मोमेंटम। तो इसको सब्स्टिट्यूट कर दो, तो और मैं क्या लिख सकता हूं? डेल्टा ए बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू 1/2m, r क्रॉस p के जगह पर मैं क्या लिखूंगा? मल्टीप्लाइड बाय l वेक्टर। ठीक है ना?
तो दिस इज L वेक्टर अपॉन 2m डेल्टा A बाय डेल्टा T। तो यहां से अगर मैं L वेक्टर को निकालूंगा तो नाउ एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू एरिया के टर्म्स में, तो वो क्या बनेगा मेरे पास, 2m जाके मल्टीप्लाई हो गया और क्या बचा, ये बचा डेल्टा A बाय डेल्टा T। So angular momentum is 2m delta A by delta T. This is the relation. तो क्या कह सकते हैं, डेल्टा A by delta T का मतलब क्या होगा, एरिया स्वेप्ट, एरिया कवर्ड बाय द पोजीशन वेक्टर इन यूनिट टाइम, है ना। डेल्टा A by delta T इज द, मैं इसको लिख देता हूं, डेल्टा A by delta T इट इज द एरिया कवर्ड बाय पोजीशन वेक्टर इन यूनिट टाइम, क्योंकि हमने इसको टाइम से डिवाइड कर दिया ना, डेल्टा A बाय डेल्टा T की वैल्यू ये लिख सकते हैं। एंड दिस इज नोन एज, इसी को हम एरियल वेलोसिटी भी कहते हैं, इसी का नाम है एरियल वेलोसिटी। एरिया कवर्ड बाय पोजीशन वेक्टर इन यूनिट टाइम इज नोन एज एरियल वेलोसिटी। दिस इज आल्सो नोन एज एरियल वेलोसिटी। ठीक है, तो इसके बेसिस पर आप क्या डिफाइन कर सकते हो, L इज इक्वल टू 2 इंटू मास इंटू डेल्टा A बाय डेल्टा T का मतलब एरिया कवर्ड बाय पोजीशन वेक्टर इन यूनिट टाइम और एरियल वेलोसिटी। ठीक है, हेंस अगर आप इसको स्टेटमेंट वाइज लिखो तो क्या लिख सकते हो, angular momentum is equal to 2 into mass into aerial velocity। और एरियल वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, डेल्टा A बाय डेल्टा T। तो ये फिजिकल मीनिंग ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या है कि अगर आप किसी के मास को उसके एरियल वेलोसिटी के साथ अगर मल्टीप्लाई करोगे और उस पूरी क्वांटिटी को फिर अगर आप 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपको उसका एंगुलर मोमेंटम मिल जाएगा। होपफुली आप सबको पूरी बात समझ आ गई होगी बेटा। एक प्रूफ था जिसमें हमने हर एक स्टेप को फॉलो किया, है ना। तो ये एक फिजिकल मीनिंग ऑफ एंगुलर मोमेंटम है जो बहुत बार स्कूल एग्जाम के पेपर में पर्टिकुलरली बहुत बार ये देखा गया है। यहां तक कोई डाउट है? सर एक बार No, स्क्रीनशॉट कर दो। एंड में ले लेना बेटा, ठीक है, स्क्रीनशॉट एंड में ले लेना। नेक्स्ट, अब एंगुलर मोमेंटम और मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बीच में हमें रिलेशन स्टैब्लिश करने की कोशिश करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक इज relation between angular momentum and moment of inertia। ठीक है, relation between angular momentum and moment of inertia, इन दोनों चीजों के बीच में हम एक रिलेशन एस्टैब्लिश करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मान लो कि कोई एक बॉडी है, रिजिड बॉडी है, जो कोई भी एक फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है। मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, से दिस इज अ रिजिड बॉडी and say this is my fixed axis and it is rotating with an angular speed of omega। ठीक है, और इसके अलग अलग बॉडी के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे, से यहाँ पे कोई मास होगा m1, यहाँ पे कोई मास होगा m2, यहाँ पे कोई मास होगा m3, यहाँ पे कोई मास होगा m4 डॉट 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 सोन, यहाँ पे कोई मास होगा mn। ठीक है, और इन सबका अपना पोजीशन वेक्टर होगा, से दिस इज r1, से दिस इज r2, से दिस इज r3, से दिस इज r4 एंड से दिस इज rn। कुछ इस तरह से इन सबकी अपनी पोजीशन वेक्टर। ठीक है, तो
और सबकी अपनी कोई ना कोई लीनियर वेलोसिटी भी होगी, है ना। तो द एंगुलर वेलोसिटी, सब एक ही वेलोसिटी से मूव कर रहा है, द एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा ऑफ ऑल द n पार्टिकल will be same, and all particles will be same, but their linear velocities will be different. But their linear velocities will be different. वो क्या हो जाएगा, v1 is equal to r1 ओमेगा, है ना, v1 is equal to r1 ओमेगा. Similarly v2 is equal to r2 ओमेगा, v3 is equal to r3 ओमेगा, डॉट 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 डॉट. अगर vn निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, rn ओमेगा. ये कुछ ऐसे सबकी वेलोसिटी हो जाएगी. ठीक है, बहुत ही क्लियर बात है, आप सबको समझ में आ गई है कि v is equal to r ओमेगा का रिलेशन हमने पहले भी सीखा हुआ है. अब लीनियर मोमेंटम ऑफ अगर फर्स्ट पार्टिकल लिखें, नाउ linear momentum of first particle तो वो क्या हो जाएगा, p1 वेक्टर इज इक्वल टू m1 इंटू v1 वेक्टर, लीनियर मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी, और v इज इक्वल टू फिर हमने क्या सीखा है, r ओमेगा, तो वो क्या हो जाएगा m1 r1 ओमेगा. मैग्नीट्यूड का टर्म्स में लिख देता हूँ, m1 r1 ओमेगा. सिमिलरली अगर आप nth पार्टिकल का मोमेंटम लिखोगे तो क्या हो जाएगा, mn vn, और यहाँ क्या हो जाएगा mn rn ओमेगा, है ना, nth पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम. अच्छा, बहुत ही क्लियर है, बहुत ही आसान है, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है. अब अगर इसके एंगुलर मोमेंटम की बात करें, हमने लीनियर मोमेंटम लिख दिया है. नाउ एंगुलर मोमेंटम ऑफ द फर्स्ट पार्टिकल या एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल. नाउ एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल, तो अगर हम पार्टिकल के एंगुलर मोमेंटम की बात करें तो क्या हो जाएगा, पहले पार्टिकल का लिखोगे तो L1 इज इक्वल टू r क्रॉस p या p1 r1, है ना. और p1 की वैल्यू कितनी है मेरे पास भाई, तो p1 की वैल्यू है m1 r1 ओमेगा, तो लिख देते हैं p1 r1, सॉरी दोबारा लिखता हूँ, मुझे p1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी थी, तो p1 की वैल्यू है m1 r1 ओमेगा इंटू r1, तो यहाँ से L1 की वैल्यू हो जाती है m1 r1 स्क्वायर ओमेगा. देखो तो बेटा ठीक है. सिमिलरली अगर L2 लिखोगे तो क्या लिखोगे, m2 r2 स्क्वायर ओमेगा, तो डॉट डॉट डॉट. अगर Ln लिखोगे तो क्या लिखोगे, mn rn स्क्वायर ओमेगा. तो अगर हम नेट मोमेंटम की वैल्यू यहां पर लिखें, अगर सबके हम नेट मोमेंटम की वैल्यू लिखेंगे, ठीक है, तो नेट एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल net angular momentum of the particle, तो वो क्या बनेगा बेटा, L is equal to L1 plus L2 plus L3 डॉट 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 प्लस Ln. वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, L is equal to L1 के जगह पर क्या लिखोगे, m1 r1 स्क्वायर ओमेगा प्लस m2 r2 स्क्वायर ओमेगा डॉट 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 mn rn स्क्वायर ओमेगा. ओमेगा कॉमन आउट हो जाएगा तो अंदर क्या बचेगा, m1 r1 स्क्वायर
प्लस m2r2 स्क्वायर डॉट 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 mnrn स्क्वायर। क्या दिखता है इसको देख के, क्या याद आता है भाई? कुछ पता लग रहा है? ये I1 I2 I3 सबको ऐड करेंगे तो I, तो ये क्या बन गया ओमेगा इंटू I, या फिर मैं क्या कह सकता हूं, एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू I ओमेगा। ठीक, जैसे ही लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू, आप ऐसे भी सिमिलैरिटी से भी ये चीज देख सकते हो, जैसे लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू क्या होता था बेटा, मास इनटू वेलोसिटी। एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू क्या बन गया बेटा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर वेलोसिटी। ये क्या बन गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर वेलोसिटी। तो यहां से आप क्या कह सकते हो कि एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, तो आपको कहीं मोमेंट ऑफ, ये सारे फॉर्मूलाज आपको हर एक न्यूमेरिकल में कई बारी यूज करने के लिए मिलेगा। यहां तक कोई डाउट हो तो बताओ बेटा, फिर आपको एक क्वेश्चन कराता हूं अच्छा सा। कोई दिक्कत नहीं? नो सर। बढ़िया। तो अब इतना जो कंसेप्ट सीखा है, इस पे थोड़े से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। रोटेशन के क्वेश्चंस को थोड़ी प्रैक्टिस करनी जरूरी है, तभी आप इसके कंसेप्ट को बार बार यूज करना सीख पाओगे। तो आ जाओ, मैं एक क्वेश्चन कराता हूँ। अगेन ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का, मैं रोटेशन का सबसे पहले कंप्लीट एनसीईआरटी कवर अप कर दे रहा हूँ। नीट के स्टूडेंट्स के लिए ओनली एनसीईआरटी सफिशिएंट है। जेई मेन के लिए एनसीईआरटी प्लस थोड़ी सी बुकलेट की जरूरत पड़ेगी। एडवांस के लिए थोड़ी चीजें आपको और सीखनी पड़ेगी, वो क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस मैं करवाऊंगा। A chord is founded around the circumference of a wheel of diameter 0.3 meter, and the axis of the wheel is horizontal. Axis of the wheel is horizontal. A mass of 0.5 kg is attached at the end of the cord, and it is allowed to fall from rest. If the weight falls if the weight falls 1.5 meter in 4 seconds, ठीक है, what is the angular acceleration of the wheel? What is the angular acceleration of the wheel? And also find moment of inertia of wheel. Also find moment of inertia of wheel. क्वेश्चन पढ़ो बेटा सबसे पहले।
एक कॉर्ड है जिसको बाइंडेड किया गया है एक व्हील के डायमीटर पे एंड एक्सिस ऑफ द व्हील इज हॉरिजॉन्टल और मास 0.5 is attached to the end of the cord and allowed to free fall from the rest. If the weight falls 1.5 meter in 4 seconds, what is the angular acceleration of the wheel and so far the moment of inertia of the wheel? मैं एक डायग्राम से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ. डायग्राम देखना जरा. मान लो ये एक कोई वॉल है. ये मान लो ये एक वॉल है. ठीक है बेटा. और इस वॉल से ऐसे पोजीशन पे कोई एक ऐसे कॉर्ड लगी हुई है. इमेजिन कर सकते हो. ठीक है. और इसके ऊपर कुछ चीजें तुमने रैप अप की हुई है ना. बाइंड सर्कमफ्रेंस ऑफ व्हील. इसका डायमीटर तुम्हें दिया हुआ है. इसका पूरा का पूरा तुम्हें डायमीटर गिवन है और इसके ऊपर तुमने ऐसे करके एक सर्टेन वेट को इसके ऊपर ऐसे रैप करके रखा हुआ है. इसके ऊपर ऐसे रैप किया हुआ है. 0.5 kg का मास यहां से अटैच्ड है. ये अटैच्ड है. इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 थी एट t इज इक्वल टू 0. ठीक है. 4 सेकंड के बाद आफ्टर 4 सेकंड ये यहां कहीं पहुंच जाता है. कुछ वेलोसिटी होगी इसकी. लेट द वेलोसिटी इज v एंड दिस इज t इज इक्वल टू 4 सेकंड. सबसे पहले बोलो तो बेटा डायग्राम क्लियर हो रहा है. समझ पा रहे हो कि क्वेश्चन क्या रहा है. यस सर. सबको आगे बात समझ. तो ये ऐसे करके इसके अंदर रैप अप किया हुआ होगा. आपने यहां से इसको जैसे छोड़ा होगा ये ऐसे नीचे आ गया होगा. आपने कई जगह पर ये प्रैक्टिकली आप रिलेट कर सकते हो इस क्वेश्चन को. तो अपने को पूछा गया है व्हाट इज द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द व्हील. सो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड आल्सो फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द व्हील. ठीक है. क्या क्या गिवन है. सबसे पहले आपको गिवन है डायमीटर. तो रेडियस निकाल सकते हैं बेटा. रेडियस ऑफ व्हील क्या होगा. रेडियस बताओ. 0.3 डायमीटर का हाफ होता है भाई. तो 0.15 मीटर रेडियस मिल गया. मास कितना अटैच्ड है बेटा. 0.5 kg. वेरी. तो मास इज 0.5 kg. इनिशियल वेलोसिटी कितनी दी हुई है. 0 दी हुई है. कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया पार्टिकल ने. ये डिस्टेंस भी ट्रेवल कितना किया है वो बताया हुआ है. कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया बेटा. 1.5 मीटर. 1.5 मीटर. तो एस की वैल्यू 1.5 मीटर. एंड टाइम कितना लग गया इसको ऐसा करने में. 4 4 सेकंड. ठीक है. तो इससे तुम क्या निकाल सकते हो. एक्सेलरेशन निकाल सकते हो. बिल्कुल निकाल सकते हो. क्योंकि अगर मेरे पास a आ गया तो अल्फा भी आ जाए क्योंकि a इज इक्वल टू आर अल्फा होता है. तो पहले मैं a निकालता हूं. अगर मैं लीनियर एक्सेलरेशन निकाल लूंगा तो मैं एंगुलर एक्सेलरेशन भी निकाल पाऊंगा. तो लीनियर एक्सेलरेशन पहले निकालते हैं. आप सबको पता है फॉर्मूला क्या यूज होगा. s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. s की वैल्यू 1.5 मीटर. u की वैल्यू 0 इंटू t प्लस हाफ इंटू अल्फा की वैल्यू कितनी है बेटा. सॉरी a की वैल्यू कितनी है निकालनी है और t की वैल्यू 4 का स्क्वायर. क्लियर है. जल्दी जरा सॉल्व करके a की वैल्यू बताओ मेरे को. a की वैल्यू कितनी आ रही है जल्दी बताओगे. जल्दी से मुझे a की वैल्यू बताओ तेजी से. 0.18. 0.18. मान ले रहा हूं तुम्हारी बात ठीक है. मीटर पर सेकंड स्क्वायर. कोई एक और आदमी कंफर्म कर दो बस यार. सर ठीक है. चलो बहुत बढ़िया. तो अब a आ गया अपने पास. अगर a आ गया तो अल्फा भी आ जाएगा अपने पास. क्यों. अच्छा वी नो डैट. क्या पता है अपने को. a इज इक्वल टू आर अल्फा. पता ना. a इज इक्वल टू आर अल्फा. तो अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ. a अपॉन आर. a की वैल्यू 0.18 और रेडियस की वैल्यू कितनी है भाई साहब. 0.1.
0.15। तो जल्दी से अल्फा की वैल्यू बताओ कितनी आ रही है? सर 1.2। 1.2। तो अल्फा की वैल्यू 1.2 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर आ गई। किसी को समझ नहीं आया तो पूछ सकते हो बेटा, पहले क्वेश्चन का एक पार्ट का आंसर आ गया, देख रहे हो। और मैंने कोई भी मुश्किल काम नहीं किया है, बस आपको एक सही डायग्राम बना के सारी इंफॉर्मेशन, सारे फॉर्मूलाज को यूज करना था। एक चीज और पूछी थी क्वेश्चन में, क्या पूछा था बेटा? एक और चीज, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें पूछा हुआ था। तो हमें टॉर्क का फॉर्मूला पता है बेटा, टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ होता है मेरे पास। एक ये चीज हमें टॉर्क का पता है, और टॉर्क इज इक्वल टू एक फॉर्मूला होता है आई अल्फा। इन दोनों फॉर्मूलाज को इक्वेट कर दो, इससे हम आई की वैल्यू निकाल ले सकते हैं। इक्वेटिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, क्या लिख सकते हो? आर एफ इज इक्वल टू आई अल्फा, तो आई इज इक्वल टू आर एफ अपॉन अल्फा। यहाँ फोर्स कौन सी लग रही होगी बेटा? एम जी, बोलो ठीक है। आर की वैल्यू कितनी है बताओ जरा जल्दी से? 0.15। बोलो यार। यस सर। एम की वैल्यू, मास कितना है? फोर्स की जगह मैं सीधे एम जी लिख देता हूँ, तुम सॉल्व कर लेना। एम जी अपॉन, और अल्फा की वैल्यू 1.2। सॉल्व करो जल्दी से, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू बताओ मुझे। सर 0.62। 0.61। 0.61। आंसर इज 0.588 अप्रोक्सीमेटली हो सकती है। मैं जो बुक से आंसर देख के बोल रहा हूँ, कैलकुलेशन में थोड़ा बहुत आगे पीछे पहले अपने कुछ अप्रोक्सीमेशन किया होगा, उसकी वजह से हो सकता है। समझ आया क्वेश्चन करा कैसे हमने यार? यस सर। सबको क्लियर हो गया? एक और छोटा सा क्वेश्चन देता हूँ यार। अब जब क्वेश्चन कर रहे होगे तो अच्छा लग रहा होगा, क्वेश्चन करोगे ना तो रोटेशनल मोशन ज्यादा प्रैक्टिकल लगता होता है लीनियर मोशन से, क्योंकि हमारी डे टू डे लाइफ में लीनियर और रोटेशन दोनों काम एक साथ हो रहा होता है लाइफ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, मैं पहले आपको बता ही चुका हूँ, सारी एनसीईआरटी पहले करवा रहा हूँ। एन ऑटोमोबाइल moves on a road with a speed of 54 किलोमीटर पर आवर। एंड ये क्वेश्चन मैं नहीं करूंगा, आपने करना है। एंड द रेडियस ऑफ इट्स व्हील इज of its wheel is 0.35 meter. What is the average negative torque? नेगेटिव टॉर्क इसलिए क्योंकि वैल्यू डिक्रीज हो रही है। व्हाट इज द एवरेज नेगेटिव टॉर्क ट्रांसमिटेड
transmitted by its brakes to a wheel by its brake to a wheel if the vehicle is brought to rest in 15 seconds. The moment of inertia of the wheel about the axis of rotation is 3 kg meter square. क्वेश्चन पढ़ो, ध्यान से पढ़ो, आराम से पढ़ो और इसको एंड तक सॉल्व करो.